हमारे पास लाइट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। अगर हम इस अलाइंड कार्डबोर्ड्स में से किसी एक कार्डबोर्ड को थोड़ा भी डिस्प्लेस कर दें तो हमें ये कैंडल का फ्लेम जो है ये दिखना बंद हो जाएगा। तो ये हमें ऐसा ऐसा फीलिंग देता है कि मानो लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। और ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहा जाता है इसे लाइट का। ये कहता है कि लाइट छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे कि कॉर्पसल्स नाम दिया गया था उन छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। तो ये हमें एक ऐसा फीलिंग, हम जनरल फीलिंग ऐसा आता है कि लाइट मानो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। ये जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है इसे सबसे पहले प्रोपगेट किया था रेने देकार्त ने और फिर उनके साथ आइजैक न्यूटन ने इसे काफ़ी सपोर्ट किया था इस थ्योरी को। इस थ्योरी की मदद से हम लाइट के बहुत सारे बिहेवियर को समझ तो पाते हैं लेकिन बहुत सारे बिहेवियर्स को हम समझ नहीं पाते, उसका एक्सप्लेनेशन हम दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर उसी दौरान एक और साइंटिस्ट हुए, क्रिश्चियन हाइगन्स। हाइगन्स ने ये कहा कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में कॉर्पसल्स के तौर पे आगे नहीं बढ़ता है बल्कि लाइट एक वेव की तरह होता है। जैसे मान ले यहाँ रुका हुआ पानी है और यहाँ पर हमने एक बूंद या एक कंकड़ फेंक दिया तो इस तरह से ये रिपल बनता है। तो ये जो है इसे हम वेव कहते हैं। तो पानी में जिस तरह का वेव बनता है, हाइगन्स ने कहा कि उसी तरह का वेव होता है लाइट। जैसे कि हमने इससे पहले ये देखा था कि लाइट जो है, लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए। जैसे यहाँ पर एक रे आ रहा है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ये, वहाँ से जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा तो वो बेंड हो जा रहा है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। जहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है लाइट दो मीडिया के बाउंड्री में, वहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल उस सरफेस में ड्रॉ करें, 90 डिग्री के एंगल में एक स्ट्रेट लाइन, तो फिर इसे नॉर्मल कहा जाता है। तो ये हम रे ऑप्टिक्स से या फिर कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से भी इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। वैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो होता नहीं है वहाँ पर स्नेल्स लॉ के मदद से इसे समझाया जा सकता है कि कितना बेंडिंग होगा। इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा बेंडिंग क्यों होता है, ये हाइगन्स ने जो कहा था कि लाइट वेव की तरह है, तो उससे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या फिर कहें बेटर एक्सप्लेनेशन निकल के आता है। देखिए, अगर लाइट एक वेव की तरह हुआ और इस तरह से ये वेव प्रोपगेट करते हुए आगे बढ़ते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ये एंटर करता है, तो अगर लाइट का स्पीड एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में अगर ये स्पीड कांस्टेंट ना हुआ तो फिर ये जो है ये वेव मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ेगा, चलिए डेमोन्स्ट्रेशन एक देख लेंगे कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, यहाँ पर लाइट का जो वेव है यहाँ पर आया, सरफेस से टकराया, फिर दूसरे मीडियम में ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड अगर कम हुआ तो मान ले कि ये किसी एक खास पीरियड ऑफ टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आप दूसरे पॉइंट में देखें, यहां से देखें, तो यहां से जो लाइट निकला और इस पॉइंट तक पहुंचा, क्योंकि इस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो वेव का इस तरह का, वैसे तो इसे वेव फ्रंट कहा जाता है, सो वेव का इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, इस तरह का जो शेप था, वो थोड़ा बेंड हो गया क्योंकि लाइट जो है इस मीडियम में ज्यादा ट्रैवल किया और इस मीडियम में स्पीड कम होने के कारण ये कम ट्रैवल करेगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं लाइट रे, अगर रे के फॉर्म में देखें तो जो इस तरह से आ रहा था लाइट रे, वही लाइट रे फिर आगे चल के ये बेंड हो गया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कम है। इस तरह से वेव थ्योरी से, लाइट का जो वेव थ्योरी है, इससे हम और भी बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस समय प्रॉब्लम ये था कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में माना जाता था कि ये जो डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है, इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है, ये लाइट का स्पीड कम होता है। लेकिन इस थ्योरी में हाइगन्स ने कहा कि लाइट का स्पीड जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कम होगा और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ज्यादा होगा। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत आगे चल के ये कॉन्ट्रडिक्शन दूर हुआ। हाइगन्स ने अपना जो थ्योरी है, ये थ्योरी दिया था 1678 में
और रेने देकार्त ने अपना कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था 1637 में। सो क्रिश्चियन हाइगन्स 1678 में उन्होंने ये कहा। उसके लगभग 200 सालों के बाद लियो फुको आते हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना रोटेटिंग मिरर वाला एपरेटस से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये दिखाया कि लाइट का स्पीड जो है हवा में ज़्यादा है और पानी में कम है। तो इस तरह से ये एस्टेब्लिश्ड हुआ कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है रिलेटिव टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है। तो ये तो बहुत सालों का गैप है, लगभग 200 सालों का गैप है। लियो फुको ने अपना एक्सपेरिमेंट 1862 में किया था। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है। थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1802 में। उस एक्सपेरिमेंट का ही एक मॉडर्न एक सेटअप के साथ अगर हम वो एक्सपेरिमेंट करें तो वो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं पहले वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो हम लोग अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का एक लेज़र पॉइंटर ले, वैसे जो एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं ये थॉमस यंग का ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसी का मॉडर्न वर्जन है। अगर आप इस तरह का एक लेज़र पॉइंटर ले और उसका जो टिप है जहाँ से पॉइंटर का लाइट निकल रहा है उसे अगर आप टेप से ढक दें, लेकिन आप 2 नैरो ओपनिंग्स अगर रखें और फिर अगर इस लेज़र पॉइंटर को आप स्विच ऑन करके किसी भी स्क्रीन में आप इंसिडेंट करवाएं, दीवार में इंसिडेंट करवाएं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें दीवार में 2 पॉइंट में लाइट दिखेगा, क्योंकि 2 ओपनिंग्स है, 2 ओपनिंग से लाइट निकलेगा और 2 पॉइंट में हमें लाइट दिखेगा। लेकिन ऐसा इन रियलिटी होता नहीं। हमें जो इन रियलिटी दिखता है वो कुछ ऐसा होता है। हमें इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं, ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं, उसके बीच डार्क स्पॉट्स होता है। इसे लाइट का इंटरफेरेंस कहा जाता है। वैसे अगर आप इसे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखें तो यहाँ पर 2 स्लिट्स है मान ले और पीछे ये स्क्रीन है। अगर हम लेज़र पॉइंटर से लाइट इसमें इंसिडेंट करवाएं तो यहाँ से बाहर निकल के लाइट जो पीछे की तरफ जाएगा और स्क्रीन में जो हमें इमेज दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। 2 स्पॉट नहीं बल्कि हमें बहुत सारे इस तरह के, इसे फ्रिंजेस कहा जाता है, इस तरह के फ्रिंजेस दिखता है। तो ये जो है ये फेनोमेनॉन जो है इसे इंटरफेरेंस कहा जाता है और इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है लाइट के वेव थ्योरी से। लाइट की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखें। माने ये पानी का सरफेस है, एक लिक्विड का सरफेस है मान ले, और उसमें 2 जगह पे हम अनड्यूलेशन कर रहे हैं, ऊपर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को हिला रहे हैं जिससे कि वेव बन रहा है। अगर आप इस वेव के प्रोपगेशन को देखें, इसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे, बहुत ही सुंदर पैटर्न आपको दिखेगा। और इस पैटर्न में आप ये पाएंगे इन जगहों पे वेव नहीं है, वेव गायब हो गया। इन जगहों पे वेव गायब हो गया, लेकिन इन जगहों पे आपको वेव का एग्जिस्टेंस दिखेगा। यहाँ पर वेव का एग्जिस्टेंस है। अगर यहाँ पर मान ले एक स्क्रीन है इस तरह का और स्क्रीन के सरफेस में आप पानी को ऊपर नीचे देख रहे होते हुए, तो फिर आपको दिखेगा इस जगह का पानी जो है ऊपर नीचे हो रहा, यहाँ का पानी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इस जगह का पानी ऊपर नीचे हो रहा, इस जगह का पानी ऊपर नीचे हो रहा, यहाँ पर किसी भी तरह का हलचल नहीं है, यहाँ किसी तरह का हलचल नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे हलचल नहीं है, यहाँ पर आपको वेव दिखेगा। अगर उस वेव का एम्पलीट्यूड आप देखें तो उस वेव का एम्पलीट्यूड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनड्यूलेशन आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे होगा पानी, फिर यहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाएगा, फिर आगे रहेगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह का आपको यहाँ पर कहीं पर वेव दिखेगा, कहीं पर वेव नहीं दिखेगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इंटरफेरेंस वाले वीडियो में जाकर देखेंगे। फिलहाल तो देखें, पानी के सरफेस में 2 जगह पे अगर हम इस तरह का वेव क्रिएट करें तो एक वेव दूसरे वेव के साथ इंटरफेयर कर रहा है और कहीं पर अब एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो कहीं पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहा है।
तो ये जो है ये आप इंटरफेरेंस को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट अगर एक वेव हुआ तो इस स्लिट से और इस स्लिट से, दो स्लिट से निकला हुआ दो वेव जो है वो जब इस स्क्रीन तक पहुंचेगा तो यहां पर हमें वेव दिखेगा और दैट मीन लाइट दिखेगा, और बीच में हमें एक डार्क स्पॉट मिलेगा जैसा कि हमने पिछले पानी के सरफेस में दो वेव क्रिएट करके देखा था। फिर यहां पर हमें दिखेगा वेव और यहां पर हमें डार्क स्पॉट दिखेगा, फिर वेव, फिर डार्क स्पॉट, इस तरह से। तो जहां पर वेव है, चूंकि लाइट का वेव थ्योरी ये कहता है कि लाइट वेव है, तो जहां पर वेव है वहां पर हमें लाइट दिखेगा, जहां पर वेव, दो वेव्स मिलके एक दूसरे के वो कैंसिल कर रहा है वहां पर हमें लाइट नहीं दिखेगा, मतलब वहां पर हमें एक डार्क स्पॉट दिखेगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि लाइट अगर वेव हुआ तो फिर सूरज से, सूरज का लाइट धरती तक पहुंचता कैसे है? क्योंकि सूरज और धरती के बीच का जो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर का, उसमें तो लगभग पूरा हिस्सा वैक्यूम है, और वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। यही हमें पता है कि वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम चाहिए। जैसे अगर पानी की वेव की बात करें तो उसके लिए, उस वेव को प्रोपगेट करने के लिए पानी चाहिए। जैसे अगर साउंड, हवा में साउंड के प्रोपगेशन की बात करें तो उस साउंड को, जो कि एक वेव है, उसे प्रोपगेट करने के लिए साउंड एज अ मीडियम उसे चाहिए। लेकिन वैक्यूम में तो कोई भी पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम तो नथिंग है। वैसे देखा जाए तो वो नथिंग नहीं है, लेकिन ऐसे हम जिस तरह से चीजों को परसीव करते हैं उसके हिसाब से मटेरियलिस्टिकली अगर कहें तो वैक्यूम जो है वो खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है वहां पर। तो सवाल ये उठा कि फिर सूरज से लाइट धरती तक आया कैसे, पहुंचता कैसे है? ये लाइट किस तरह का वेव होगा कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सके? तो यहां पर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट आते हैं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 1864 में थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बल्कि थियोरेटिकली ये दिखाया कि लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि वहां पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अंड्यूलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, स्पेस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, वो मैग्नेटिक फील्ड आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। इस तरह से एक दूसरे को क्रिएट करते हुए, एक वेव सा बनाते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। तो ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा, लेकिन इस थ्योरी को इमीडिएटली रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला था अगर ये लाइट के स्पीड को प्रेडिक्ट ना कर पाता। उससे पहले फिजो नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने लाइट के स्पीड को अपने एक्सपेरिमेंट से लाइट के स्पीड को प्रैक्टिकली मेजर किया था। फिजो ने यह काम किया था 1849 में। उन्होंने ये पाया था, अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया था कि लाइट का स्पीड जो है ये होता है 3.15 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चल के लियो फुको, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, लियो फुको ने भी अपना जो रोटेटिंग मिरर वाला एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट से लाइट का स्पीड पता किया था, जो कि उन्होंने पाया था 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उन्होंने किया था 1862 में। इसके 2 साल बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अपना थ्योरी लाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, अपने थ्योरी से वो कैलकुलेट करते हैं कि लाइट का स्पीड कितना होना चाहिए, और वो ये पाते हैं कि लाइट का स्पीड 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रैक्टिकली इसे पता किया गया था, और ये एक थियोरिटिकल कैलकुलेशन था, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये जो सटीक कैलकुलेशन किया लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड का, या फिर कहें लाइट के स्पीड का, इसके कारण इस थ्योरी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला और लाइट का वेव थ्योरी एस्टेब्लिश्ड हुआ। मजेदार बात यह है कि आगे चल के आप ये देखेंगे, अभी भी आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर लाइट है क्या? कभी हमें दिखता है कि लाइट कॉर्पसल्स की तरह है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, अभी हमें ऐसा लग रहा मानो लाइट वेव है। तो लाइट एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, लाइट का अपना प्रॉपर्टी, अपना बिहेवियर है। हम अपने लिमिटेड परसेप्शन से
उतने छोटे डायमेंशन में जो चीज़ों को देख रहे हैं, हम अपने लिमिटेड परसेप्शन के कारण उस चीज़ को पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, उसके जो अपना प्रॉपर्टी है लाइट का। तो किसी खास पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें दिखता है वो वेव जैसा बिहेव करता है, किसी खास पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लगता है वो मानो पार्टिकल है। एक्चुअली लाइट है, उसका अपना बिहेवियर को हम अपने परसेप्शन लेवल से कंप्लीटली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें ये अलग अलग समय में अलग अलग बिहेव करता हुआ दिखता है। आगे के चैप्टर्स में जब आप डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वहाँ आप देखेंगे सिर्फ लाइट ही क्यों, कोई अगर बहुत छोटा मास हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बहुत छोटा पार्टिकल अगर हुआ, तो फिर उसमें भी इस तरह का डुअल बिहेवियर होता है, मतलब उसका अपना बिहेवियर होता है, उसे भी हम अपने लिमिटेड परसेप्शन से पूरी क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। कभी हमें लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन वेव है, कभी हमें लगता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ये आगे चल के हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में जाकर देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन में भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होता है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि हमारा समझ जो है, हमारी समझ जो है ये बहुत बहुत कम है। हमारा परसेप्शन जो है, चीज़ों को परसीव करने की ताकत जो है, ये बहुत लिमिटेड है। तो चलिए वापस आते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है लाइट के वेव थ्योरी के, तो वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। उन्होंने ये कहा था कि जैसे एक रुके हुए पानी के सरफेस में अगर कोई कंकड़ या पानी का ड्रॉप ही गिरा दिया जाए तो वहां पर जिस तरह का वेव निकलता है, लाइट भी उसी तरह का वेव है। अब इस वेव के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड टर्म्स पहले जान लिया जाए, फिर आगे चल के हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल जानेंगे। सबसे पहले तो यहां पर देखिए, इस वेव में वो सारे पॉइंट्स जो कि सेम फेज में होगा, उसका लोकस जो है उसे कहा जाता है वेव फ्रंट। जैसे यहां पर आप एक वेव फ्रंट देख रहे हैं, यहां जो भी पॉइंट्स है, यहां पर जो भी पार्टिकल्स है, एक ही साथ ऊपर चढ़ रहा है। अभी ये सबसे ऊपर है, एक ही साथ ये ऊपर चढ़ रहा है और फिर एक ही साथ ये नीचे भी उतरता है। उसी तरह से एक वेव फ्रंट आपको यहां पर भी दिख रहा है। तो ये सारे, इन्हें हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब देखिए, मान ले कि यहां से एक वेव निकला, ये एक वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, एक वेव का एक 2 डायमेंशनल वेव है, मतलब किसी सरफेस में बना हुआ वेव, पानी के सरफेस में मान ले। तो ये वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये और भी आगे बढ़ते जाएगा। जितना ये आगे बढ़ते जाएगा, इसका शेप देखिए, इसका कार्वेचर, ये कार्वेचर घटते जाएगा, ये और सीधा होते जाएगा, ये और आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। एक समय हमें ये लगेगा ये मानो स्ट्रेट लाइन है। इसका एक छोटा सा सेक्शन अगर आप देखें तो आपको ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। यही वेव फ्रंट आपको, जो कि मुड़ा हुआ था शुरू में, वो आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, उसका एक पार्ट एटलीस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। फिलहाल तो देखिए, ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ऐसे वेव आगे बढ़ रहा है, ये अलग अलग वेव फ्रंट्स हैं। अगर इस वेव फ्रंट के साथ अगर वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को आप एसोसिएट करें तो देखिए आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे। वेव इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ, इसका जो प्रोपगेशन है अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड प्रोपगेशन हो रहा है। तो यहां पर देखिए, इसका जो प्रोपगेशन का, वेव का जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, उसके साथ वेव फ्रंट के बीच जो एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा हमेशा कहीं भी आप देख ले, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए, अगर मान ले वेव 2 डायमेंशनल नहीं हुआ, बल्कि वेव 3 डायमेंशनल अगर हुआ, 3 डायमेंशनल स्पेस में अंड्यूलेशन हो रहा और उसके कारण वेव क्रिएट हो रहा। इससे पहले हमने क्या देखा था, 2 डायमेंशनल सरफेस में, मतलब कोई सरफेस में 2 डायमेंशनल रीजन में अगर वेव बन रहा है तो वेव फ्रंट सर्कुलर बनता है। अगर 3 डायमेंशनल वेव हो, मतलब वेव एक ही साथ तीनों डायमेंशन में फैल रहा है, तो वेव फ्रंट सर्कुलर ना होके इस तरह का स्फेरिकल होगा। तो ये वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये और भी आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो ये भी हमें प्लेन जैसा दिखने लगेगा जितना ये आगे बढ़ेगा। अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर करते हैं और फिर उसे हम एनलार्ज करके देखते हैं, तो ये हमें एक प्लेन सरफेस की तरह दिखेगा, इसीलिए इसे प्लेन वेव फ्रंट कहा जाता है। तो इसी तरह के ये एक वेव फ्रंट का पार्ट है। इसी तरह से हम अगर कुछ और वेव फ्रंट्स का पार्ट देखें, बहुत करीब वेव फ्रंट्स का पार्ट देखें, तो ये हम एक के बाद दूसरा फिर तीसरा वेव फ्रंट को देख रहे हैं, या वेव फ्रंट के पार्ट को देख रहे हैं।
अब अगर यहां पर आप वेव के प्रोपगेशन के साथ इन प्लेन वेव फ्रंट्स को अगर रिलेट करें तो आप ये पाएंगे कि ये जो है येलो कलर का जो एरो आपको दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है ये। तो इसके साथ वेव फ्रंट का रिलेशन सेम है। यहां पर भी ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगा, इस प्लेन वेव फ्रंट पे वो नॉर्मल होगा। अब आते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल पे। मान ले कि यहां पर एक अंड्यूलेशन हो रहा है। ये जो वेव बन रहा है हो सकता है 2 डायमेंशनल वेव हो या 3 डायमेंशनल वेव हो। हाइगेन्स प्रिंसिपल दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अगर 2 डायमेंशनल वेव होगा तो फिर जो वेव फ्रंट बनेगा वो सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा, और अगर 3 डायमेंशनल वेव हुआ तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा। यहां से हम क्या करते हैं, एक वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं और उसका एक हिस्सा, आधा हिस्सा, नीचे का हिस्सा अभी हटा देते हैं, ऊपर का हिस्सा देखते हैं। हमें सिर्फ इस प्रिंसिपल को समझना है। अब वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ता गया और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में वेव फ्रंट यहां पर है। अब देखिए ये जो वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, मान ले कि कहा गया कि डेल्टा टी टाइम बाद वेव फ्रंट कहां पर होगा, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल से हम यह पता कर सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट कहां पर होगा। इसके लिए कंसीडर करना पड़ेगा हमें कि ये जो अंड्यूलेशन हो रहा इन पॉइंट्स पे, यहां पर जो भी पॉइंट्स है ये तो अंड्यूलेट कर रहा, ऊपर नीचे हो रहा, मतलब ये सारे पॉइंट्स अंड्यूलेट कर रहा, मतलब सारे पॉइंट्स सोर्स की तरह बिहेव कर रहा। अगर कहीं पर आपको वेव क्रिएट करना है, ये मान ले सरफेस है, यहां पर कहीं भी आपको वेव क्रिएट करना है तो किसी एक जगह पे आपको अंड्यूलेशन क्रिएट करना पड़ता है, ऊपर नीचे अंड्यूलेशन, ऑसिलेशन क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए हो सकता है कि हम किसी पत्थर को यहां पर गिरा दें तो यहां पर अंड्यूलेशन क्रिएट हो जाएगा और फिर यहां से वेव क्रिएट होगा। इस तरह से वेव क्रिएट होगा क्योंकि अंड्यूलेशन हो रहा है। वही लॉजिक आप यहां के पॉइंट्स में भी तो लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो वेव फ्रंट है, इसके हर एक पॉइंट तो अंड्यूलेट कर रहा है। इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट एक वेव का सोर्स बनेगा क्योंकि वो खुद अंड्यूलेट कर रहा है। हर एक पॉइंट, हम कुछ ही पॉइंट्स को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर 5 पॉइंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स में जो भी पार्टिकल्स है वो तो ऑसिलेट कर रहा। अब ऑसिलेट कर रहा मतलब यहां से वेव फिर निकलेगा, तो हर एक पॉइंट से यहां हम कंसीडर करेंगे कि हर एक पॉइंट से एक वेव निकल रहा है। यहां पर इसे सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है। ये सब जो है इन्हें सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है। सेकेंडरी वेवलेट निकल रहा है हर एक पॉइंट से और वो चारों डायरेक्शन में फैल रहा है, हर डायरेक्शन में फैल रहा है। अब यहां पर तो हमने कुछ ही पॉइंट्स को कंसीडर किया था, हम क्या करते हैं और कुछ ज्यादा पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर देखिए इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट सोर्स का काम कर रहा और हर एक पॉइंट से वेव बाहर निकल रहा, सेकेंडरी वेवलेट बाहर निकल रहा इस तरह से। अब देखिए अगर यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां इस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट तो यहां पर सोर्स का काम करेगा। अगर हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट निकले तो फिर अल्टीमेटली होता यह है कि जो यहां पर वेव का आप पार्ट देख रहे हैं और यहां पर जो वेव का पार्ट देख रहे हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट के कारण कैंसिल हो जाता है और बचा हुआ रहता है सिर्फ टिप का अंड्यूलेशन। बिल्कुल टॉप में जो अंड्यूलेशन हो रहा है, यहां पर जो भी हमने सर्कल या स्फीयर ड्रॉ किया था उसका टॉप का जो अंड्यूलेशन है वो सिर्फ बचा हुआ रहता है, बाकी सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इफेक्ट के कारण, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके कह सकते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट के कारण वो कैंसिल हो जाता है। बचा हुआ रहता है सिर्फ टिप का हिस्सा। इसका मतलब कि ऐसे सिचुएशन में अगर हमें पता करना है कि अभी ये जो वेव फ्रंट था उसके बाद उसके हर एक पॉइंट जो सोर्स की तरह बिहेव किया, सेकेंडरी वेवलेट निकाला और कुछ देर बाद डेल्टा टी टाइम बाद अभी ये सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं, ये डेल्टा टी टाइम बाद का सिचुएशन है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम का सिचुएशन है। तो फिर यहां पर अभी वेव फ्रंट कहां पर होना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 डायमेंशनल वेव है तो हम इसे सर्कल कहेंगे और 3 डायमेंशनल वेव है तो ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं इसे हम स्फीयर कहेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि वेव फ्रंट अभी कहां पर है, तो इसके लिए जितने भी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं सब का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो कॉमन टेंजेंट हमें ड्रॉ करना होगा। तो अभी वेव फ्रंट का जो पोजीशन है वो वेव फ्रंट का पोजीशन यहां पर है
क्योंकि बाकी जो पार्ट है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो बाकी का पार्ट है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। सिर्फ टॉप का हिस्सा, बिल्कुल टिप का हिस्सा जो है वो बचा हुआ रहता है और वो बनाता है डेल्टा टी टाइम बाद वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन वो बनाता है। तो वेव फ्रंट यहां पर होगा। तो देखिए यहां वेव फ्रंट था, टी समय में वेव फ्रंट यहां पर था, उसका हर एक पॉइंट जो है सोर्स की तरह बिहेव किया, हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट निकला, सेकेंडरी वेवलेट्स निकला और फिर यहां पर उसका जो कॉमन टैंजेंट है वो कॉमन टैंजेंट हमें ये बता रहा है कि अभी टी प्लस डेल्टा टी टाइम बाद जो वेव फ्रंट है वो कहां पर है। अब ये जो हाइगेंस प्रिंसिपल है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये जो प्रिंसिपल है इसे यूज़ किया जाएगा और इसकी मदद से हम लोग रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट किया है उस पॉइंट से इस सरफेस में, दोनों मीडिया के बाउंड्री में हमने एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ किया है। ये जो रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन कुछ नियम को फॉलो करता है। उसे जानने से पहले देखिए, ये जो है इस रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है और ये जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बना इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो नियम यह है कि इस I का साइन वैल्यू और ये R का साइन वैल्यू, दोनों का जो रेशियो है ये एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि यहां पर मीडियम क्या है और यहां पर मीडियम क्या है। यहां पर कांस्टेंट कहने का मतलब यह है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप इस तरह से चेंज होगा कि इन दोनों का रेशियो, साइन ऑफ I और साइन ऑफ R, इन दोनों का रेशियो जो है वही वैल्यू देगा। जैसे कि अगर मान ले यहां पर हवा है और ये जो मीडियम है ये मीडियम पानी है, तो उस केस में ये कांस्टेंट का वैल्यू 1.33 के आसपास निकल के आता है। यहां पर इस पहले वाले मीडियम को मीडियम 1 नाम देते हैं हम लोग और दूसरे वाले मीडियम को चलिए मीडियम 2 कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, N लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसे पूरा कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये सब आपने रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ा था और हमने वहां यह भी देखा था कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, वो बराबर होता है यहां पर मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 की अगर बात करें तो ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल से इसे प्रूव करेंगे। ये जो लॉ है, ये लॉ, इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। इसी स्नेल्स लॉ को हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। तो यहां पर हम लोग वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो वहां पर आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हाइगेंस प्रिंसिपल वाला वीडियो, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आपको। अगर समय मिले तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो वेव थ्योरी कहता है कि लाइट एक वेव की तरह है। जैसे कि मान ले इस रुके हुए पानी में अगर हम ऊपर से एक बूंद गिरा दे तो यहां पर देखिए वेव क्रिएट हो रहा है। ये जो अंड्यूलेशन हो रहा है वो अंड्यूलेशन जो आगे बढ़ रहा है तो इसे हम वेव कहते हैं। और यहां पर अगर आप इन पॉइंट्स पे गौर करें तो ये सारे पॉइंट्स एक ही साथ ऊपर चढ़ रहा है, एक ही साथ नीचे भी उतर रहा है। इन्हें कहा जाता है कि ये सेम फेज में है। उसी तरह से आपको यहां भी बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे, तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है कि ये सेम फेज में है और इन्हें एक एक वेव फ्रंट कहा जाता है। यहां पर देखिए ये जो है ये एक वेव फ्रंट है और ये एक दूसरा वेव फ्रंट है। इस तरह से और भी बहुत 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 इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स आपको मिलेगा इसी वेव में। अब मान लेते हैं कि ये जो वेव है 2 डायमेंशनल वेव नहीं है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा 2 डायमेंशनल सरफेस में वेव बन रहा। अगर मान ले 3 डायमेंशनल वेव बनता
तो कैसा बनता, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में हाइगन्स प्रिंसिपल में बात किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो वो एक स्फेरिकल शेप में होता, वो वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल शेप में होता अगर 3 डायमेंशनल वेव होता तो। और ये वेव आगे बढ़ रहा है इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। जितना ये आगे बढ़ते जाएगा इसका सरफेस देखिए उतना फ्लैट होते जाएगा। अब अगर यहां से हम एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं और उसे एनलार्ज करके देखते हैं तो हमें ये प्लेन जैसा दिखेगा। तो वेव फ्रंट के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ रहा है, ये वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ रहा है। मतलब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसका अगर प्रोपगेशन आप देखें तो आप ये पाएंगे इसका, इस वेव फ्रंट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन, मतलब वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और रे ऑप्टिक्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक रे है, या फिर हम कह सकते हैं कि रे जो है ये वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। क्योंकि रे हम किसे मानते हैं, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से वो क्या कहां से शुरू होता है, वो सोर्स से शुरू होता है और वो सीधा आगे बढ़ते जाता है। तो वेव थ्योरी का जो वेव फ्रंट है और रे ऑप्टिक्स का जो लाइट रे है, इन दोनों के बीच रिलेशन हम कह सकते हैं कि ये जो रे है ये वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। अब देखिए हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, हाइगन्स प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और यहां पर ये जो स्नेल्स लॉ है इस स्नेल्स लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे। यहां पर हम लोग मीडियम 1 के जगह रेयरर मीडियम कहेंगे और मीडियम 2 के जगह डेंसर मीडियम कहेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n sub 21 से रिप्रेजेंट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे NDR कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो अब हाइगन्स प्रिंसिपल से चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो मान ले एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आया, ये दोनों दो रेज है, देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना। अब जो ये वेव फ्रंट यहां तक पहुंचा, दो मीडिया के बाउंड्री में पहुंचा, तो यहां पर जो पॉइंट है बिल्कुल एडजेसेंट जो पॉइंट है ये अभी वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि ये वेव फ्रंट यहां पहुंच चुका है। तो ये अगर ऑसिलेट करेगा तो फिर ये इस मीडियम का जो एडजेसेंट पार्टिकल है उसे भी ऑसिलेट करवाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ले तो फिर हम कह सकते हैं यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऑसिलेट कर रहा है तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा इमीडिएटली। तो फिर देखिए यहां से अभी क्या हुआ, यहां से ये ऑसिलेशन शुरू हो गया या वेव क्रिएट होना शुरू हो गया दूसरे मीडियम में। अब ये जो है ये वेव फ्रंट ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और इस मीडियम में जो वेव बना ये भी आगे बढ़ते जाएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है ये सोर्स की तरह बिहेव करता है और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलता है। तो यहां पर हमने सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ किया है। ऑब्वियसली लाइट जिस स्पीड से इस मीडियम में ट्रैवल करेगा, इस सेकंड मीडियम में या डेंसर मीडियम में, ये जो वेवलेट होगा उसका भी स्पीड उतना ही होगा जो इस मीडियम में लाइट का स्पीड है। अब देखिए ये जो वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट अभी यहां पर पहुंचा, तो अब ये जो है यहां पर ऑसिलेशन शुरू करेगा या यहां पर लाइट का जो वेव है वो यहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वैसे जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पर, जितने भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट बनना शुरू होगा, लेकिन सारे पॉइंट्स में अगर सेकेंडरी वेवलेट हम लोग ड्रॉ करें तो वो बड़ा कमबरसम होगा, दिखेगा नहीं ठीक से। तो अभी हम लोग मान रहे हैं कि यहां पर ये वेव फ्रंट बनना शुरू हो गया या वेवलेट बनना शुरू हो गया, सेकेंडरी वेवलेट। अब ये वेव फ्रंट थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ये वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट्स भी आगे बढ़ते जाएगा। अब यहां पर ये शुरू करेगा वेव और इस तरह से ये जो है वेवलेट आगे बढ़ेगा और ये वेव फ्रंट भी इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब ये वेव फ्रंट जो है बिल्कुल यहां पर पहुंच गया है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है अगर हमें यहां पर वेव फ्रंट को पता करना है कि इस मीडियम में वेव फ्रंट अभी कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, तो हमें यहां से लेके, क्योंकि अभी यहां पर वेव फ्रंट बनना या वेवलेट बनना शुरू हो गया, तो यहां से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ये सब हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल वाले वीडियो में देखा था। तो अब देखिए ये बन गया
ये बन गया सेकंड मीडियम में जो वेव फ्रंट होगा अभी वो। तो फिर अगर रे की बात करें तो रे कैसा दिखेगा सेकंड मीडियम में? तो रे अगर यहां से हम लोग देखना चाहें कि इस रे का क्या होगा, तो यहां से हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि रे जो है वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। तो यहां से हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये वेव फ्रंट जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जहां पर ये टेंजेंट इसे टच किया है, इस सेमी सर्कल को जहां पर टच किया है, उस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर ले। क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट एक सर्कल पे जो टेंजेंट है वो उस सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस सर्कल या जो सेमी सर्कल है, इस सर्कल की शुरुआत इस पॉइंट से हुई थी, तो ये पॉइंट इसका सेंटर होगा। तो सेंटर से हम लोग जैसे ही टेंजेंट वाले पॉइंट को छूते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने जो यहां पर 4 वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ किया है, 4 वेवलेट्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर सिर्फ एक ही वेवलेट ड्रॉ करें वही काफी है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट जो सब पे टेंजेंट होगा वो इस पे भी टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को जोड़ते हुए या इस सेमी सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वही काफी है जो रे बनेगा रिफ्रैक्शन के बाद उसे पता करने के लिए। अब पूरे पिक्चर को एक साथ देखते हैं। अब यहां पर गौर करें, लाइट जब तक यहां से यहां पहुंच गया उतने ही समय में लाइट यहां से यहां पहुंचा है। अब सिचुएशन हमें यह बता रहा कि जो डेंसर मीडियम है उस डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, और जो रेयरर मीडियम है उस रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। अब देखिए अगर इस डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड और कम होता तो वेव फ्रंट का स्ट्रक्चर कैसा होता? थोड़ा स्पीड घटा देते हैं, मतलब ये सेमी सर्कल छोटा बनेगा, इसमें कम डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। तो देखिए रे और थोड़ा ज्यादा मुड़ गया। अब उसका स्पीड अगर और घटा दे तो रे और ज्यादा मुड़ गया। लाइट का स्पीड एक मीडियम में जितना कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए देखें जैसे ही स्पीड घट रहा है, ये जो मुड़ाव है रिफ्रैक्टेड रे का वो मुड़ाव बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो क्या होता है। तो देखिए इस केस में यहां से यहां तक डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल किया, और रेयरर मीडियम में ऑब्वियसली ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि यहां पर स्पीड ज्यादा है। तो देखिए वेव किस तरह से, वेवलेट जो है किस तरह से मुड़ा, जिसके कारण रे जो है ये नॉर्मल से बाहर की तरफ डेविएटेड हुआ। उस तरह से अगर रेयरर मीडियम का जो स्पीड है वो और ज्यादा हो तो देखिए ये और ज्यादा मुड़ जाएगा। रेयरर मीडियम का स्पीड और बढ़ा दे लाइट का स्पीड रेयरर मीडियम में तो फिर ये और ज्यादा मुड़ जाएगा। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा जहां पर कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये सरफेस को छूते हुए आगे बढ़ेगा। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये भी प्रूव करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी हम लोग यहां पर अंतिम पार्ट में, इस वीडियो के अंतिम पार्ट में डिराइव करेंगे। तो वापस आते हैं इस सिचुएशन में, यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है ये v सब r है, और डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है ये v सब d है, d फॉर डेंसर, r फॉर रेयरर। और लाइट को यहां से यहां तक पहुंचने में टाउ टाइम लगा मान लेते हैं। तो इस स्पीड के साथ अगर टाउ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये निकल के आएगा। उतने ही समय में लाइट सेकंड मीडियम में या डेंसर मीडियम में यहां से यहां तक पहुंचा है, मतलब टाउ समय में ही पहुंचा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर देखें तो ये होगा वी डी टाउ। अब आप गौर करें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों का जो कॉमन साइड है, इस कॉमन साइड को एक नाम दे देते हैं। कॉमन साइड कौन सा है? ये जो साइड है, इन दो ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है, इसे नाम दे देते हैं, चलिए इसे नाम दे देते हैं एल। अब आप गौर करें इस वाले ट्रायंगल में,
इस वाले ट्रायंगल में आप ये पाएंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि रे जो है वेव फ्रंट के पे नॉर्मल होता है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इस एल के साथ इस डिस्टेंस को मिलाने वाला रिलेशन क्या होगा? आप गौर से देखें, यहां पर हमें चाहिए होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। तो यहां पर ये जो है ये एंगल आई है और ये जो है ये एंगल आर है। अब आप गौर से देखें, यहां पर यहां से यहां ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये बनेगा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस आई होगा, और चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई होगा, मतलब इसका वैल्यू भी आई होगा। तो यहां पर ये एंगल हमें मिल गया, ये एंगल है आई, इसी के बराबर है, ये एंगल आई है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें तो ये एंगल आर है और ये जो है ये 90 डिग्री है, तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री माइनस आर। तो फिर चूंकि यहां पर ये नॉर्मल है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा और ये 90 डिग्री माइनस आर है, तो ये एंगल जो है ये एंगल आर बन जाएगा। अब यहां पर हम लोग इस ट्राइंगल में इन दोनों को इंटर रिलेट करेंगे, इस एल को और वी आर टाउ को इंटर रिलेट करेंगे। तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन दोनों को इंटर रिलेट करेगा? वो है साइन फंक्शन, साइन ऑफ आई। क्योंकि साइन ऑफ एन एंगल इस केस में अगर आई एंगल को देखें तो साइन ऑफ आई ये बराबर हो जाएगा ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट कौन सा है? इस एंगल का ऑपोजिट, आई का ऑपोजिट साइड है ये ऑपोजिट, विच इज वी आर टाउ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि 90 डिग्री यहां पर बन रहा, तो ये हाइपोटेन्यूज है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह का रिलेशन अगर आप इस दूसरे वाले ट्राइंगल पे लगाएं तो हमें साइन ऑफ आर का वैल्यू मिलेगा। साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये आर, तो इसका ऑपोजिट साइड जो है जो कि है वी डी टाउ डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज एल, सो डिवाइडेड बाय एल। अब अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो कंसीडर करते हैं, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये डिवाइडेड बाय ये, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा वी आर डिवाइडेड बाय वी डी। बाकी जो टाउ डिवाइडेड बाय एल है दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज तो हमने शुरू में देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विच इज डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम। तो ये जो है ये स्नेल्स लॉ है, ये स्नेल्स लॉ है और इस तरह से हाइगन्स प्रिंसिपल से इसे प्रूव किया जा सकता है। ये डेरिवेशन आपको इस तरह से भी दिख सकता है कि यहां पर आप दोनों के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसे मल्टीप्लाई कर दे और फिर आप इस तरह से इसे लिखे c डिवाइडेड बाय वी डी डिवाइडेड बाय c, दिस c डिवाइडेड बाय वी आर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो कि वी आर है ये न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये जो है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of denser medium, so this is absolute refractive index of denser medium divided by ये है absolute refractive index of rarer medium। तो इसी को कहा जाता है refractive index of denser medium with respect to rarer medium। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, यहां पर मैं एक वेव ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक वेव ड्रॉ किया, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इसे वेव लेंथ कहा जाता है। और एक वेव में हर एक पार्टिकल जो है, वेव का हर एक पार्ट ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, ये इस तरह से ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे, जिसके कारण वेव कंटिन्यूअसली हमें ऊपर चढ़ते हुए नीचे जाते हुए दिखता है। तो यहां पर हर एक पार्टिकल जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ये अगर मान ले 1 सेकंड में 3 बार ऑसिलेट कर रहा है तो ये भी 1 सेकंड में 3 बार ही ऑसिलेट करेगा, ये भी 1 सेकंड में 3 बार ही ऑसिलेट करेगा। तो यहां पर ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल या हर एक पार्ट जो है ये सेम नंबर ऑफ टाइम्स ऑसिलेट करेगा यूनिट टाइम में।
मतलब फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा। अब यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो ऑसिलेशन हो रहा है लाइट वेव का, वो चूंकि उसके आगे वाले हिस्से में वो उसे प्रोपगेट कर रहा, तो यहां का फ्रीक्वेंसी जितना होगा यहां का भी फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा। आप ऐसे इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये मान ले एक मीडियम है और ये दूसरा एक मीडियम है, कोई किसी भी तरह का ऑसिलेशन इस तरह से आ रहा है और यहां पर जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा, तो ये जो इस मीडियम के इस पार्टिकल पे असर डालेगा, उसके कारण ये अगर ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी जो है दोनों में सेम होगा, क्योंकि इसी के असर से इसमें ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो उसी लॉजिक से देखें तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा। अब मान ले कि इतने समय में, टाउ को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया या कंसिडर किया कि यहां पर ये एक वेव इस तरह से बन रहा है। तो टाउ समय में अगर यहां पर एक बार ऑसिलेशन होता है तो फिर सेकेंड मीडियम में भी उसी टाउ समय में एक ही बार ऑसिलेशन होगा, मतलब यहां पर भी एक ही वेव बनेगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वेव का, जो भी लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है उसका जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। डेंसर मीडियम में वो जितना डेंसर मीडियम होगा या फिर ऑप्टिकली जितना डेंसर होगा कह सकते हैं, या फिर उसमें लाइट का स्पीड जितना कम हो जाएगा उसका जो वेवलेंथ है उसी रेट से छोटा होते जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसे लैम्डा आर नाम दूं और इसे अगर लैम्डा डी नाम दूं तो इन दोनों का जो रेशियो होगा लैम्डा आर और लैम्डा डी, इन दोनों का रेशियो होगा वी आर टाउ डिवाइडेड बाय वी डी टाउ। So that is equal to VR divided by VD। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद रखें। जब भी लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो उस समय उसका जो वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और वो वाला सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहां पर कि रिफ्रैक्टेड रे जो है दो मीडिया के बाउंड्री को सटते हुए बिल्कुल ये आगे बढ़ रहा था। तो इस एंगल को हमें पता है, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ऑब्वियसली ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल होगा। अब देखेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किस तरह का रिलेशन है। तो उसके लिए देखें, मान लें कि टाउ टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा वेव फ्रंट, तो इसे हम लोग कहेंगे VD इंटू टाउ, और उतने ही समय में टाउ समय में ही ये जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में सेकेंडरी वेवलेट जो है यहां तक पहुंच गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया VR इंटू टाउ। यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर सिंपल रिलेशन हमें मिलेगा कि अगर हम साइन वैल्यू लेते हैं IC का, साइन ऑफ IC दैट इज इक्वल टू ये जो अपोजिट साइड है VD टाउ डिवाइडेड बाय VR टाउ। तो टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, VD डिवाइडेड बाय VR, और VD डिवाइडेड बाय VR इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। आप इस रिलेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। अब हम लोग जैसे रिफ्रैक्शन को हमने देखा उसी तरह से अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। यहां पर एक प्लेन सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। सपोज मान ले कि ये एक मिरर है, इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो एक लाइट रे इस तरह से आया, इंसिडेंट किया इस पॉइंट में, और उसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, मतलब उसी मीडियम में ये वापस चला गया रिफ्लेक्ट होके। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर हम इस सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम एक नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब यहां पर ये सरफेस के साथ यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है, आपको पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक दूसरे के साथ बराबर होता है। ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को आज अभी हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। तो हाइगन्स प्रिंसिपल से इसे अगर प्रूव करना है तो हमें वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट को यहां पर लाना होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है ये एक वेव फ्रंट है, ये इस तरह से एक वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट है। तो ऑब्वियसली रे का कॉन्सेप्ट को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो वो रे जो होगा लाइट रे ऑप्टिक्स का जो लाइट रे है वो इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो समय मिले तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो 2 रेज हम लोग यहाँ पर इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक रे और ये दूसरा रे। उस रे पे ये वेव फ्रंट जो है, ये वेव फ्रंट उस पे नॉर्मल होगा, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए यहां पर ये जो है इस जगह से रिफ्लेक्टेड होगा। उससे पहले मैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ड्रॉ कर दूं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और यहां पर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो हाइगन्स प्रिंसिपल को यहां पर अगर इंट्रोड्यूस करें तो आप क्या कहेंगे? यहां पर आप यही कहेंगे कि वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट है इधर से आया और आके फिलहाल यहां पर इंसिडेंट करना ये शुरू कर दिया। तो अभी यहां पर ये जो वेव फ्रंट यहां पर पहुंचा है तो यहां से ये वेव बनाना शुरू करेगा, वेवलेट्स बनाना इस तरह से शुरू करेगा और वही वेवलेट आगे बढ़ते जाएगा। और ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा और एक समय ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट का जो पार्ट आप देख रहे हैं वही वेव फ्रंट यहां तक पहुंच जाएगा। ये वाला सेक्शन जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा। उस समय यहां से वेव बनना शुरू होगा, वेवलेट बनना शुरू होगा। तो जितने समय में ये वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहां से यहां तक पहुंचेगा उतने समय में यहां अभी बना हुआ जो वेवलेट है वो कितना दूर जाएगा, ये हमें सबसे पहले देखना होगा। वो कितना दूर जाएगा? तो देखिए यहां पर लाइट जो प्रोपगेट कर रहा एज वेव, लाइट जो प्रोपगेट कर रहा वो इस मीडियम में प्रोपगेट कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, फॉर एग्जाम्पल ये एयर है। सो एयर में ये लाइट इस तरह से ट्रैवल कर रहा और यहां तक पहुंच रहा है। उतने समय में हमें देखना है कि यहां बना हुआ वेवलेट कहां तक पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली यहां बना हुआ वेवलेट भी उसी मीडियम में, हमने एग्जांपल एयर माना था तो एयर वाले मीडियम में ही प्रोपगेट कर रहा, मतलब डिस्टेंस सेम होगा दोनों ही केस में, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो सेम होगा। यहां से लाइट को यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यहां से अभी जो वेवलेट क्रिएट हुआ वो वेवलेट उतने समय में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम क्या करेंगे, इतना ही बड़ा, यहां से लेके यहां तक इतना ही बड़ा या इतना ही लेंथ का एक आर्क यहां पर बना लेंगे। इस तरह से हमने एक आर्क, इस तरह से सेम लेंथ का हम यहां पर बनाएंगे आर्क। ऐसे हमने एक आर्क बना लिया। मतलब ये जो अभी डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा कि यहां का जो वेवलेट है ये वेवलेट अभी यहां पहुंच गया, जब तक कि यहां जो वाइब्रेशन था अभी वेव फ्रंट जो यहां पर था वो वेव फ्रंट उतने ही समय में यहां तक पहुंचा। डिस्टेंस सेम होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सेम है। अब देखें हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको अभी इस समय अगर वेव फ्रंट पता करना है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वेव बनना शुरू हुआ, वेवलेट बनना शुरू हुआ है, तो वो बिल्कुल छोटा एक शेप में होगा, बहुत छोटा इनफाइनाइटेसिमल शेप में होगा कि ये वेव फ्रंट जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो उस समय यहाँ पर एक इनफाइनाइटेसिमल वेव फ्रंट या वेवलेट बनना शुरू होगा। दैट मीन इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पर, अगर इस पॉइंट से हम लोग यहाँ ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये हाइगन्स प्रिंसिपल वाले वीडियो में हमने देखा था ऐसा हम क्यों करते हैं, और रिफ्रैक्शन वाले वीडियो में भी हमने ये देखा था, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, दोनों में हमने देखा था ऐसा हम क्यों करते हैं। तो ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट इंडिकेट कर रहा कि ये बनेगा वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन टाइम। मान लेते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में टाउ टाइम लगा, तो टाउ टाइम में यहां से यहां तक ये वेवलेट बनेगा। सो टाउ टाइम बाद ये जो है ये बनेगा वेव फ्रंट। ओके,
अब अगर रे आपको कंसीडर करना है कि ये जो रे यहां पर पहुंचा था ये रिफ्लेक्ट होके कहां से पार होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि रे जो है वेव फ्रंट पे नॉर्मल होता है, तो फिर इस वेव फ्रंट में अगर इस पॉइंट से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधे टेंजेंट जहां से पार हुआ है वहां से होते हुए हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे तो फिर ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्योंकि यहां से लेके अगर यहां तक का डिस्टेंस अगर देखें, ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये क्या है, ये रेडियस है। तो इस पॉइंट में जहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट जिसे टच करते हुए पार हुआ है, उस पॉइंट से अगर इस सर्कल के, ये सर्कल का एक पार्ट आप देख रहे हैं, उस सर्कल के सेंटर जो कि ये वाला पॉइंट है, उस सेंटर को मिलाते हुए उस पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट या लाइन कुछ भी कह लें, तो फिर वो जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे नॉर्मल होता है। दैट मीन ये जो है, ये लाइन जो है इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगा, मतलब हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे अगर ये हुआ तो फिर ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। हम यही प्रूव करेंगे कि I इज इक्वल टू R। उससे पहले देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल मिला, एक तो ये वाला ट्राइंगल मिला और दूसरा ये वाला ट्राइंगल हमें मिला। तो ये दोनों ट्राइंगल से ही हम ये प्रूव कर पाएंगे कि I इज इक्वल टू R। अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ये एंगल है I। अब आप गौर से देखिए, यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दैट मीन अगर मैं ये वाला एंगल देखता हूं, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस I। अब आप देखिए यहां पर ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है। सो ये अगर 90 डिग्री का हुआ और यहां से यहां तक अगर 90 डिग्री माइनस I हुआ, तो ऑब्वियसली इस एंगल को I होना है, तब जाके 90 डिग्री माइनस I प्लस I इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो फिर ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया I के बराबर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी के बराबर ये वाला एंगल हुआ। सो दिस इज एंगल I। अब यहां से देखिए ये अगर R हुआ तो फिर यहां से देखिए ये अगर R हुआ और ये अगर 90 डिग्री का हुआ, दैट मीन यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल जो है ये होगा 90 डिग्री माइनस R। अब इस ट्राइंगल के इस एंगल को देखिए, ये 90 डिग्री का होगा और ये अगर 90 डिग्री का हुआ और ये अगर 90 डिग्री माइनस R हुआ, तो फिर ये जो तीसरा एंगल है इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये जो तीसरा एंगल है, इसे कितना होना है कि ताकि ये टोटल 180 डिग्री का हो, तो ऑब्वियसली इसे R के बराबर होना है, तब जाके तीनों को जोड़ेंगे तो ये R होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये वाला एंगल जो है, ये एंगल R के बराबर होगा। अब दो ट्राइंगल्स की जो बात कर रहे थे, उन दोनों ट्राइंगल्स में हमें यहां पर मिलेगा 90 डिग्री का एंगल और हमें यहां पर मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। अब दोनों ट्राइंगल देखिए राइट ट्राइंगल है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट अस से कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड v है और ये टाउ समय में यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो फिर टाउ समय में उतना ही वेलोसिटी से वेव फ्रंट या वेवलेट आगे बढ़ेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस भी v टाउ ही होगा। तो उस हिसाब से मैं इसे एक दूसरा ही नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं चलिए l। तो यहां से यहां तक अगर l होगा तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी l होगा। सो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस l हुआ। और फिर आप अगर अभी इस वाले यहां से लेके अगर आप इस डिस्टेंस को देखते हैं, यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जांपल हमने इसे d नाम दे दिया, ये वाला जो डिस्टेंस है, तो आप देखिए ये d जो है दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज है। आप इस ट्राइंगल पे गौर करें, अभी इसका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड है ये, और अगर आप इस ट्राइंगल में भी गौर करें तो भी ये हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों राइट ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज सेम है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उसका एक साइड हाइपोटेन्यूज छोड़ के जो बाकी दो साइड्स है उनमें से एक साइड बराबर है। तो यहां पर हम RHS रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स जो है ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है इक्वल होता है। तो इन दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट पार्ट, एक पार्ट होगा ये एंगल और उसके साथ कोरिस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गया।
तो फिर इन दोनों को बराबर होना है। तो यहां से हम कहेंगे I इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये I और R हुआ, ये दोनों अगर बराबर हुआ, तो ऑब्वियसली ये I और ये R, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कि हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव किया है। तो अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।